धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में भी लगे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके आ जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए सर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की जो कलेक्शन है हमारी वो आपके साथ साझा करेंगे एक और। बाकी अब जो आफ्टर अपनी छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर एक बार दोबारा से टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। तब तक कुछ MCQ फॉर्म में जो है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो लगाते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, दामोदर मूजो को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दामोदर मूजो जो मिल जाएंगे उन्हें किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें बेसिकली दिया गया है, ठीक। क्या होगा सवाल का सही जवाब। अगर हम बात करें सबसे पहले किसे दिया गया था तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को, सबसे पहले जी शंकर कुरूप को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस भाषा के लिए, तो मलयालम भाषा के लिए आपको मिल जाएगा। मलयालम भाषा के लिए, मलयालम लैंग्वेज के लिए बेसिकली ये पुरस्कार दिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दामोदर मूजो को 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था, कौन सी भाषा के लिए, वही तो सवाल है, वही तो आपको कमेंट करना है, कौन सी भाषा के लिए। प्रथम महिला अगर पूछता है तो आशा पूर्णा देवी। प्रथम महिला अगर आपसे पूछता है तो क्या मिल जाएगा जवाब, तो आपको जवाब मिल जाएगा आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी जो हैं उन्हें दिया गया था सबसे पहले, महिला जो थी उन्हें इस सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें सवाल के सही जवाब की तो इन्हें कोंकणी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा 58 अगर पूछता है तो ये आपको मिल जाएगा राम भद्राचार्य जी को। राम भद्राचार्य जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भाषा के लिए, तो संस्कृत भाषा के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सर आपको गुलजार साहब मिल जाएंगे, गुलजार साहब आपको मिल जाएंगे और इन्हें उर्दू भाषा के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए सम्मानित किया गया है। सवाल का सही जवाब कोंकणी भाषा है, सवाल का सही जवाब जो है कोंकणी लैंग्वेज है। आपको याद होगा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था भारत के संविधान में। कब जोड़ा गया था, तो हम सभी लोग जानते हैं 71st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, 71वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा 92वें संवैधानिक संशोधन से 92nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था BDMS। क्या, BDMS। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था BDMS। ये 92वां संवैधानिक संशोधन था, 92nd अमेंडमेंट था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ना चाहूँगा। सवाल ये है कि जो प्रथम हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किन्हें दिया गया था और उनका नाम क्या है। प्रथम हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। अगला सवाल है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित हैं। मृणालिनी साराभाई की अगर हम बात करें तो इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे आपको देखने के लिए मिलता है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। चलिए जी, इनका संबंध भरतनाट्यम, इनका संबंध भरतनाट्यम और कथकली इन दोनों से ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। केरल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। विक्रम साराभाई से संबंध यहाँ पर आपको इनका मिलेगा। केरला में इनका जन्म आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जो है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है आपको, डांस, डांसर एंड अवार्ड, मतलब वो डांस करने वाले व्यक्ति का नाम, किस डांस से संबंध है उनका और उन्हें कौन कौन से पुरस्कार कब दिए गए हैं, किस वर्ष में दिए गए हैं और उन्हें बेसिकली हाईएस्ट हॉनर कौन सा दिया गया है। ये मैंने चैप्टर के रूप में करवाया है आपको।
इसी इन्हीं सेशंस में बेसिकली जो अपना ये एनटीपीसी के रिगार्डिंग क्लास चल रही है वहीं पर मैंने ये करवाया है आपको, ठीक है। तो बेसिकली आप जाइए अपनी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर वो क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे के साथ समझौता किया है, और अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछता है तो कैटरीना कैफ, ठीक। अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर पूछता है तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वो कौन मिल जाएंगी, तो वो मिल जाएंगी विक्की कौशल की वाइफ कैटरीना कैफ, यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। 2024 का जो आपको मिलता है इंडियन प्रीमियर लीग, वो आपको नज़र आता है कौन जीतते हुए, केकेआर जीतते हुए वो यहाँ पर आपको नज़र आता है, ठीक है। किसे हराया था, सनराइज़र हैदराबाद को। सवाल का सही जवाब है एतिहाद एयरवेज़। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एतिहाद एयरवेज़ इस सवाल का सही और सटीक जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का एकल खिताब किसने जीता है। चेन्नई ओपन 2024 में जो ये टूर्नामेंट करवाया गया है, बेसिकली इसका एकल खिताब किसने जीता है। चलिए, ऑप्शन में है एंडी मरे, सुमित नागल, रोहन बोपाना या फिर लूसा नार्दी। ये सुमित नागल बहुत रहे हैं खबर में, बहुत खबर में रहे हैं सर ये। सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब भी है सुमित नागल। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है, तो सुमित नागल आपको मिलेंगे। 16 अगस्त 1997 को इनका जन्म हुआ था, मतलब 1997 में इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1997 को जन्मे सुमित नागल ने ये प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा जीती थी। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। विधु विनोद चोपड़ा, तरुण दुदेजा, एटली या फिर संदीप रेड्डी। अगर हम बात करें 12th पास के लिए बेसिकली अवार्ड दिया गया है, मतलब 12th फेल के लिए ये जो है पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बनी 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ पटकथा बनी 12th फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने रणबीर कपूर, अभिनेत्री बनी आलिया भट्ट, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब है विधु विनोद चोपड़ा। विक्रम मैसी आपको इसमें एक्टर मिल जाएंगे। 12th फेल मूवी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 12वीं फेल मूवी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर पूछता है, बेस्ट एक्टर पूछता है तो आर के रणबीर कपूर आपको मिल जाएंगे। एक्ट्रेसेस अगर पूछता है, एक्ट्रेसेस यहाँ पर अगर पूछता है तो आलिया भट्ट AB यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सवाल का सही जवाब विधु विनोद चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया गया, मतलब बेसिकली जो ये मीटअप हुआ है ये कहाँ पर हुआ है। 67 नंबर का ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीटअप ये निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन में है वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या फिर पटना में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए सर, अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में या फिर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इसके लिए आर्टिकल मिलता है आर्टिकल 312, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इस तरीके के सवाल जो हैं आज भी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये मीटअप कहाँ हुआ, वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या फिर पटना में। 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक ये मीटअप बेसिकली करवाया गया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, तो इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा लखनऊ में, ठीक। 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2024 ये मीटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। ये मीटअप यहाँ पर आपको नज़र आता है। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है, मतलब भाई जैसे पेड़ों की भी पीढ़ी होती है ना, वंश यहाँ पर हो रहा है, तो किस पीढ़ी का ये बौद्ध वृक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 5वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 9वीं पीढ़ी का। चलिए जी, किस पीढ़ी का ये बौद्ध वृक्ष आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा है। चलिए, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी या फिर 9वीं पीढ़ी। अगर हम बात करें तो सर ये 5वीं पीढ़ी का पेड़ आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि हिस्ट्री का भी इन्फ्लुएंस इसमें मिलता है, स्टैटिक जीके का भी मिल जाता है एक तरीके से, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का पेड़ है? 5वीं पीढ़ी का ये पेड़ आपको मिलेगा। पाटलिपुत्रा का संस्थापक किसे कहा गया है? हम सभी लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा, जो आज की डेट में आपको पटना के रूप में नज़र आ रही है। सवाल यह है, इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु? चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? महापद्मनंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अजातशत्रु। और अजातशत्रु का ही पुत्र मिल जाएगा आपको, उदयन। ठीक है, पुत्र था अजातशत्रु का। और इसके द्वारा पाटलिपुत्रा की स्थापना करवाई गई थी। इसके द्वारा पुराणों में ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अजातशत्रु और अजातशत्रु के संबंध में उदयन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसके द्वारा कहते हैं कि स्थापना करवाई गई थी पाटलिपुत्रा की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। और अगर ऑप्शन में ये दिया जाए तो आपको इसे सवाल का सही जवाब मानना होगा। नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तुर्किश जो संस्थापक आपको मिल जाएगा बिहार में सर, जिसने तुर्क की बेसिकली सत्ता की स्थापना करी, उसका नाम यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ऑप्शन में है हसन इमाम, मुर्शीद कुली खान, लियाकत खान या फिर बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? तो ये आपको मिल जाएगा सर यहाँ पे बख्तियार खिलजी को। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, बख्तियार खिलजी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है जी? चलिए अगला सवाल देखिए। कुछ 2-3 क्वेश्चन सिमिलर थे इसके जैसे ही, इसलिए उनको स्किप कर दिया। आगे है एनजीटी मुख्यालय स्थित, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? सवाल यहाँ पर ये है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात कर रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक सवाल और पूछूंगा, इसका करंट हेड कौन है? एनजीटी का करंट हेड कौन मिल जाएगा? इसका करंट हेड आपको कौन देखने के लिए मिलेगा? ये सवाल और पूछूंगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सवाल का सही जवाब नई दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। इसकी स्थापना वर्ष 2010, इसकी जो स्थापना मिलती है, इसकी जो फॉर्मेशन आपको मिलती है वो वर्ष 2010 में देखने के लिए मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि अपॉइंटमेंट पे बनेगा सवाल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किस पे बनेगा? अपॉइंटमेंट पे बनेगा यहाँ से सवाल कि बताइए एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन है, ऐसे बनेगा। मैं चाहूँगा इसको अटेम्प्ट किया जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ साथ दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर जो है अभी चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक एसएससी और रेलवे और उत्कर्ष परिवार के जितने भी कोर्सेज आपको मिलते हैं एप्लीकेशन पे, उन सभी पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स को एनरोल करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा क्या? रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो साथ में फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से अभी फ़ायदा लीजिए। अभी डेट नहीं निकली है सर, निकल जाएगी, उसके बाद आप लोग मैसेज करते हैं कि एक्सटेंड कर दीजिए। फिर एक्सटेंड करने का आपको पता है विचार या मौका जो है लग नहीं पाता है। तो जो भी अभी आप परचेज़ करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसे बेसिकली अभी ही परचेज़ कीजिए। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या था? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय मामलों में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 0 दिया मेरे भारत ने, वो कहावत आपने सुनी होगी वो। चलिए जी, शून्यकाल की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 60, 62, 82 या फिर 93? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू करवाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शुरू करवाया था बेसिकली। और ये भी याद रखना, 11 से 12 का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल, वो होता है क्वेश्चन आवर, वो होता है प्रश्नकाल, वो होता है क्वेश्चन आवर। और 12 से 1 के बीच का जो समय आपको मिलेगा वो होता है शून्यकाल।
ज़ीरो आवर बेसिकली जिसे कहा गया। और एक चीज़ याद रखना सर, ऐसा नहीं है कि इसकी अवधि 1 घंटे की है, इसकी अवधि मैक्सिमम 1 घंटे की हो सकती है। वैसे आधे घंटे की अवधि इसकी होती है 12 से 12:30 के बीच में, ठीक। मगर इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो सवाल का सही जवाब क्या है? 12 से 1 इस सवाल का सही जवाब है। और अगर आप देखेंगे साल कौन सा था, तो 1962, 1962 ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा कि शून्य काल की शुरुआत कब हुई थी। तो व्हेन वाज द ज़ीरो आवर इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF, इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा ये कहाँ पर मिलेगा? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक। इसकी स्थापना आपको कहाँ मिलती है? तो इसकी स्थापना यहाँ पर आपको मिलती है सर 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। मैंने रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली अपॉइंटमेंट पढ़ाई है कि कौन किस पद पर बैठा है। मैंने बहुत ही मतलब हाल ही में अपॉइंटमेंट आपको पढ़ाई है। तो मैं चाहूँगा अटेम्प्ट किया जाए। CISF के करंट हेड आपको कौन मिल जाएंगे, इसको अटेम्प्ट कीजिए। और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर छोड़ें, क्योंकि देखो एक चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद आपको उससे संबंधित चीज़ें याद होनी चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या मिलेगा? नई दिल्ली सवाल का सही जवाब है। CISF का जो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा बेसिकली वो नई दिल्ली में नज़र आता है, ठीक। आगे है गीतांजलि। ये किसकी रचना है? अभिंद्रनाथ टैगोर की, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। मतलब मान लीजिए कि अगर एक आधा क्वेश्चन या 4 से 5 सवाल ऐसे टकरा जाएं पेपर में, तो भैया ये मान लो बोनस नंबर हैं वो। देखो ऐसा नहीं है कि केवल वो नंबर तुम बनाओगे, वो नंबर और भी लोग बनाएंगे, मगर तुम्हारे लिए क्यों बोनस नंबर है? क्योंकि तुम्हें और भी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बोनस नंबर है वो, ठीक। पेपर देखो आसान बनता है तो सबका फ़ायदा है, कठिन बनता है तो तुम्हारा फ़ायदा है। आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो बहकी सर। सही बता रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है हमारे साथ तो यकीन मानिए पेपर मुश्किल बनेगा तो आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो मुश्किल सवालों के जवाब भी आपको आते होंगे। वहीं अगर पेपर आसान बनेगा तो सर वो भी जानता है उसके बारे में, वो भी जानता है और वो भी जानता है, सब जानते हैं आसान के बारे में। अगर पेपर हार्ड बना तो आपके चांसेस मैं यकीन से कह सकता हूँ 99% है, 99% है। आसान बनेगा तो आपको क्या लगता है क्या रहेगी 100 में से कट ऑफ प्री की अगर देखा जाए तो? बनेगी सर 60 70। सर यकीन मानिए अगर पेपर आसान बन गया तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 खिंच जाएगी, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 80 खिंच जाएगी, 80 को पार कर जाएगी। और वहीं पेपर कठिन बन गया तो सर काम हो जाएगा 73 के आसपास। आप बोलोगे 7 नंबर से क्या ही फ़र्क पड़ेगा? अरे 7 नंबर हैं भाई, पॉइंट 7 नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा 7 नंबर से। ये वही बेसिकली रचना है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 में, 1913 में, ठीक है, गीतांजलि के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ हम बात कर रहे हैं सर रविंद्रनाथ टैगोर की। तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा गया? देखिए सर, रिसेंटली 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या दिया गया है? भारत रत्न अवार्ड दिया गया है रिसेंटली 5 लोगों को। उसमें से एक आपको मिलते हैं MS स्वामीनाथन, एक यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, एक आपको मिल जाएंगे सर कर्पूरी ठाकुर साहब, कर्पूरी ठाकुर मिल जाएंगे एक आपको मिल जाएंगे PV नरसिम्हा, एक आपको मिल जाएंगे PV नरसिम्हा राव, एक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सर चौधरी चरण सिंह, और पांचों में जो एक जीवित व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह, मतलब 4 तो मरणोपरांत जीते हैं, और 5वें जो मिल जाएंगे वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी साहब, ठीक। और हरित क्रांति की हम जानते हैं शुरुआत कब हुई थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बेसिकली शुरू होते हुए नज़र आती है 1966-67 में। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन आपको मिल जाएंगे, मतलब
ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, क्लियर है। और अगर विश्व के आधार पे देखेंगे तो नॉर्मन बोरलैग। ठीक, वर्ल्ड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में मौजूद है? बहुत न्यूज़ में है सर, बहुत, मतलब इतनी न्यूज़ में है जिसकी शायद, जैसे मैकमोहन लाइन न्यूज़ पे थी ना एक समय पर कि एलएसी मिल जाएगी, मैकमोहन लाइन एक समय पर आपने देखा था, अभी कितनी न्यूज़ में थी। इसी प्रकार से रेड क्लिफ हमेशा न्यूज़ में रहती है। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन हमेशा न्यूज़ में रहती है। दुरंद लाइन भी न्यूज़ में रहती है सर आजकल तो। उसी प्रकार से दो देश आपको मिलेंगे सर। इन दो देशों ने, देखिए सर, जहाँ जहाँ ब्रिटेन बेसिकली गया है, जिस जिस ज़मीन पर ब्रिटेन ने राज किया है सर, निकलने से पहले उसने उस देश में कोई ऐसा काम कर दिखाया है जिसके बाद मान लीजिए वो लोग कभी शांति से रही नहीं और वहाँ दो टुकड़े हो गए। चाहे आप सर वियतनाम को देख लीजिए, चाहे आप सर कोरिया को देख लीजिए, चाहे आप भारत को देख लीजिए उठा के, तो एक समय पर एक ही हुआ करता था कोरिया, मगर आगे चल के दो भागों में टूटा। एक बना नॉर्थ कोरिया, एक बना साउथ कोरिया, और आप जानते हैं कितनी ही दुश्मनी है। ठीक है, इसकी राजधानी सियोल आपको मिल जाएंगी, इसकी प्योंगयांग करके राजधानी मिल जाएगी। नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है किम जोंग उन। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। सवाल का सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली किम जोंग उन की जो बहन है, सिस्टर है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। और अगर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में सबसे शक्तिशाली लोगों को अगर देखा जाए तो किम जोंग उनके बाद उनकी सिस्टर जो है बेसिकली वो सबसे शक्तिशाली है। दूसरी सबसे शक्तिशाली वो आपको मिलती है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो किम जोंग उन। सेकंड पे कौन है? तो उनकी सिस्टर है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और कहा कि यदि साउथ कोरिया से इसी प्रकार से ड्रोन जो है आते रहे हमारे देश में निगरानी रखने के लिए, तो एक दिन बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा साउथ कोरिया को। और उसके अगले ही 2 दिन बाद बेसिकली देखने के लिए मिला कि नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाने वाली सभी रोडों को तबाह कर दिया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। जैसे मान लीजिए एक रोड है, ये ऐसे जा रही है, ये नॉर्थ कोरिया की रोड है और ये आगे जाके साउथ कोरिया से कनेक्ट हो रही है ऐसे। तो इस रोड को यहाँ से तोड़ दिया गया, कनेक्टिविटी जो थी उसे तोड़ दिया गया, बम लगा के, बारूद लगा के। रेलवे लाइन जो बिछी हुई थी उसे तोड़ दिया गया। तो सर अगर आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक और युद्ध जो शुरू होगा वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच होगा। पूरी संभावनाएं हैं। आप बोलोगे कितनी? 1000%। आप बोलोगे 100% होता है, 1000 कैसे? मतलब पूरी 100% संभावना से ज़्यादा संभावना है। ठीक सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत एक खोज नामक पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू ने जब बेसिकली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं 8-9 अगस्त 1942 को, 8-9 अगस्त 1942 को आपको देखने के लिए मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट बेसिकली यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो बेसिकली कहा जाता है कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सवाल बिहार एसआई के एग्ज़ाम में आया था, मैं चाहूँगा उसका जवाब आप ऑफलाइन में दें। 1942 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, वो कांग्रेस सेशन के मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी थी? मीटिंग का अध्यक्ष कौन था? ठीक, मैं चाहूँगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर दें। ये क्वेश्चन बिहार ऐसा ही ने पूछा था। इस सवाल का सही जवाब है मेरे सपनों का भारत, ड्रीम। ठीक है, तो ये सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर जेल, महाराष्ट्र, 1943, 1943 में ये किताब लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के साथ अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट खेला है? पिंक गेंद टेस्ट खेला है भारत की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम के साथ खेला है? सवाल यहाँ पर यह है। 30 सितंबर 2021 को ये काम हुआ था।
अगर पुरुषों वाला पूछता है तो 2019, महिलाओं वाला पूछता है तो 30 सितंबर 2021। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया है, मतलब पुरुष वाला ऑलरेडी एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। अगर पुरुषों वाला पूछता है तो 2019 और महिलाओं वाला पूछता है तो क्या मिल जाएगा, महिलाओं वाला मिल जाएगा सर 2021, ठीक, अगेंस्ट बांग्लादेश। इस सवाल का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। मिताली राज उस समय कप्तानी कर रही थी भारतीय क्रिकेट टीम की, मतलब वुमेंस इंडियन क्रिकेट टीम जो आपको मिलेगी उसकी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया। देखिए सर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर की अगर हम बात करें तो ये 2023 आपको मिलता है, 2023। 2024 आपको मिलता है कैमलाइट, वो कैमलाइट्स ईयर मिलता है 2024 की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा 2022 बेसिकली आपको मिलता था वो ग्लास ईयर। 2021 पूछ रहा है मगर ये 2022 जो है वो ग्लास ईयर करके मिलता है। पूछ सकता है 25 भी पूछ सकता है, मैं चाहूँगा 25 वाला कमेंट करें आप, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या होगा। इसके अलावा रिसेंटली आपको पता है 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया गया है। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कुल मिला के उस समय 51 कंट्रीज़ मेंबर थी। कितने देश सदस्य थे, 51 कंट्रीज़ मेंबर थी। आज कितने देश सदस्य हैं, तो 2024 में 101 तो 93 देश मिल जाएंगे, 193 देश, 193 कंट्री मिल जाएंगे। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ईयर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या है, ईयर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर मिलेगा। मैं चाहूँगा 2025 वाला आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें कमेंट करके कि 2025 का आपको क्या मिल जाता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था। देखिए सर, हम सभी लोग जानते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन, बेसिकली अगर हम बात करें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, तो ये शुरू हुआ था वर्ष 1920 में, ठीक है। और 4-5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी, चौरा चौरी, ठीक है, चौरा चौरी घटना यहाँ पे घटी थी, जिसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने वापस ले लिया था क्या, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मतलब जिसे हम कहते हैं बेसिकली असहयोग आंदोलन, उसे वापस ले लिया था। और अगर हम बात करें सर 1922 में जो ये आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी थी। सवाल यहाँ पर ये है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस सवाल का सही जवाब आपको क्या मिल जाएगा, चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, चित्तरंजन दास इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 1942 वाला कि 1942 में बेसिकली अध्यक्षता किसने करी, तो इन चारों में से ही एक आंसर है, ठीक है, इन चारों में से ही उस सवाल का एक जवाब है। मैं चाहूँगा, मैं आपको जवाब तक पहुँचा रहा हूँ तो आप जवाब ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा ये क्वेश्चन होमवर्क है, बिहार के चिरान नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है क्या। द ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ एंशंट साइंट कॉल्ड चिरांद इन बिहार इस किस पीरियड से बिलोंग करता है, पैलोलिथिक, मीसोलिथिक, चैल्कोलिथिक या फिर न्यूलिथिक। मैं चाहूँगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, HW का सवाल है, ठीक है, एक ही छोड़ा है अभी इस क्लास में। इसके साथ साथ सर फिर आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि जो अभी अपना दिवाली का डिस्काउंट ऑफ़र है वो चल रहा है, बरकरार है, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक चलना है। आप देख सकते हैं उत्कर्ष SSC रेलवे के सभी कोर्सेज़ और बाकी भी जो सभी कोर्सेज़ हैं उत्कर्ष एप्लीकेशन पे, उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ के साथ एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी भी मिल रही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है। अगर आपने लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लिया है तो आपको इसके साथ में रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा इस ऑफ़र का लाभ आप लेंगे। अगर अभी तक उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द ही जाकर डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स की तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी में जुड़ जाइए। बाकी इसके साथ साथ एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक ओल्डेस्ट साइट जो आपको मिल जाएगी बिहार में,
उसका संबंध किस पीरियड से है? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में। क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और क्वेश्चंस जो होमवर्क के रूप में हैं उन्हें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।